नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। पुलिस कर्मियों पर अब इसको लेकर गाज गिरी है। एसएसपी ने शमशाबाद के थाना अध्यक्ष और 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो अवैध वसूली को लेकर यह सस्पेंशन हुआ है। हम आपको बता दें कि जहां पर अवैध वसूली के आरोप में आगरा में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। एसएसपी ने शमशाबाद के थाना अध्यक्ष और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, किस मामले को लेकर ये अवैध वसूली हुई थी और अब सस्पेंशन? देखिए नीलू, बहुत लंबे टाइम से पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि जो पुलिसकर्मी हैं, थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिसकर्मी हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं, जो ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं उनसे अवैध वसूली की जा रही है, साथ ही जो अवैध खनन हो रहा है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और अवैध खनन कराया जा रहा है। इसी बात को लेकर एक जांच कराई गई। एसपी ईस्ट ने पूरे मामले की जांच की और उनकी जांच में पाया गया कि इस तरह की वसूली हो रही है। लिहाजा आगरा के एसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, थाना प्रभारी समेत। और देखिए 5 पुलिसकर्मी भी, 5 सिपाही सस्पेंड किए हैं और इन 6 पुलिसकर्मियों की जांच आगरा के एसपी बेस्ट को दे दी गई है। अब वो पूरी जांच करेंगे। इनकी सत्यनिष्ठा पर जो सवाल लगे हैं उसकी जांच अब एसपी बेस्ट आगरा करेंगे, तब पता चलेगा आखिरकार ये कितना बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे मिलकर। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस पर आरोप लग रहे थे और कार्रवाई होना अपने आप में। और आरिफ, कब से चल रहा था ये सब अवैध वसूली का धंधा? देखिए, जिस इलाके में ये थाना है उस इलाके में बहुत लंबे टाइम से इन लोगों पर आरोप लग रहे थे। तमाम शिकायतें आ रही थी लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला था। लेकिन जब एसपी ईस्ट को इसको लगाया गया कि पूरे मामले की जांच करें और गोपनीय रूप से इस पूरी रिपोर्ट दें, तब जाकर ये पता चला कि बड़े लंबे लेवल पर ये सब मिलकर सिंडिकेट चला रहे थे और वसूली का पूरा कारोबार चल रहा था। जी बिल्कुल। तो अब एक बड़ी कार्रवाई हुई, एक थाना अध्यक्ष और 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में सरकार के बेहतर मैनेजमेंट से वायरस की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लगा है और इसकी वजह से कोरोना कर्फ्यू है। आंकड़े बताते हैं कि कैसे कोरोना से हाहाकार के बीच कोविड कंट्रोल हुआ है। सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ राहत के बीच अब सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खोलने की छूट दे दी है। लेकिन अभी भी जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां सरकार छूट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए आपको वो शहर बताते हैं जिन शहरों में सरकार अभी छूट देने की स्थिति में नहीं है। इसमें लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया शामिल बताए जा रहे हैं। इन शहरों में किसी भी तरह की छूट सरकार अभी नहीं देने जा रही है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा अब भी कोरोना के मामले हैं, इसलिए लॉकडाउन यहां पर जारी रहेगा। वहीं सरकारी विभागों में 50% लोगों के आने की भी छूट होगी। निजी कंपनियों में मास्क और 2 गज की दूरी बरकरार रखी जाएगी और इसी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना होगा। औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी के साथ बाहर निकलने की छूट होगी। यातायात से जुड़े संसाधन चलते रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की छूट नहीं है। 2 पहिया वाहन में एक आदमी को हेलमेट मास्क के साथ चलने की छूट है। वहीं 3 पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को छूट दी गई है। बैटरी चालित ई रिक्शा में चालक समेत 3 लोगों को छूट है। वहीं 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्तियों को चलने की छूट है। और शव यात्रा की बात की जाए तो शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। और अब आपको वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के बारे में भी बताते चले तो क्या बंद रहेगा वो बता देते हैं। कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ विभाग के आदेश की मंजूरी लेनी होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव, मुरादाबाद से फरीद शमसी, बांदा से अंकित त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लखनऊ ही चलेंगे राजीव के पास। राजीव, अगर लखनऊ की बात की जाए तो अभी भी यहां पर हालात सही नहीं है और ऐसे में यहां पर अभी छूट नहीं मिल रही है, इसलिए लोगों को सोचना होगा कि अगर आपको छूट चाहिए तो मामले में कमी आए और लोगों में भी समझदारी आए।
राजीव, आवाज मिल रही है आपको? लगता है राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुरादाबाद चलेंगे फरीद के पास। फरीद, वहां पर क्या जो मुरादाबाद है वो उसमें छूट मिली है या फिर नहीं? जी हाँ नीलू, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू और लॉकडाउन की बात की थी, उसके बाद आज सुबह 7 बजे वो समय खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद अब फिर सुबह 7 बजे से 1 जून की सुबह 7 बजे तक का आंशिक कर्फ्यू है। सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है कि सुबह जिस जिले में अगर 600 कोरोना पॉजिटिव मरीज रहेंगे तो वहां पर जिलाधिकारी हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक छूट दे सकते हैं। 5 दिन हफ्ते में बाजार खुलेगा, लोगों को नियमों का पालन करना होगा, वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। तो मुरादाबाद में लोगों को जिस तरह लोगों ने जिम्मेदारी का परिचय दिया है उसी तरह आगे भी परिचय देना है, भीड़ कम रखनी है। मेरे पीछे जो बाजार है आप देखेंगे, मंडी चौक का बाजार है, यहाँ पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, भीड़ यहाँ कम है, ठेले खड़े हुए हैं, इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरह अगर जब सरकार लॉकडाउन में छूट देगी तो लोगों को इसी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर आना होगा, ताकि सरकार को और छूट देने में राहत मिले। जी बिल्कुल, और राहत मिले। और ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको छूट चाहिए तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और बड़ी सख्ती के साथ करना पड़ेगा। राजीव भी लखनऊ से है। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो लखनऊ अभी भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको छूट मिली है, यानी यहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। देखिए नीलू, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज भी 2450 लोग कोरोना संक्रमित हैं और यही कारण है कि राजधानी लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन इस दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीवन के साथ जीविका बचाने के लिए जो फार्मूला तय किया गया है कि जिन शहरों में 600 से अधिक कोरोना संक्रमण है उनमें छूट नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों को डिस्चार्ज भी रोजाना किया जा रहा है, तो आज भले ही छूट ना हो लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर राजधानी लखनऊ में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल सकती है। क्योंकि इस दौरान जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें यह साफ जिक्र किया गया है कि अगर 600 से ऊपर संक्रमण होगा तो उन जिलों में स्वतः जो कोरोना कर्फ्यू है वो लागू हो जाएगा, और जिनमें यह संक्रमण 600 की संख्या से नीचे आएगा उसमें स्वतः कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो अन्य जिले भी हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो या फिर मेरठ हो, मुरादाबाद हो, इनमें जैसे ही संक्रमण की स्थिति 600 के नीचे आएगी तो इनमें बिना किसी पूर्व ऑर्डर के ही जो कोरोना कर्फ्यू है वो उसमें रियायत मिलेगी और जो वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन्होंने जो काम किया उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक कोरोना संक्रमण में कमी आई है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री राजधानी बिल्कुल लगातार मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, वहां पर समीक्षा करते हैं, कोविड के तहत जो काम हो रहा है उसे देखते हैं, और शायद यही वजह है कि लगातार धीरे धीरे कर कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। हाँ, कुछ जिलों में अभी छूट नहीं है, लेकिन जैसे ही छूट होगी, राजीव जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कम होंगे मामले, आपको छूट भी मिलेगा। बांदा से हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, वहां का क्या हाल, कितने केसेस हैं और क्या उस लिस्ट में शामिल है बांदा जिसकी 600 से कम के मांगने हैं और यहां पर छूट मिलेगी, या फिर अभी भी ज्यादा है केसेस यहां पे? बिल्कुल, आपको बताया जाए बांदा जनपद में फिलहाल अगर कहा जाए तो महज लगभग 7 से 10 दिनों के अंतराल जो केस आ रहे हैं वो 10 से 5 की संख्या में आ रहे हैं, और लगातार यहाँ पर शुरुआती दौर पर कोरोना के संक्रमण के जो मरीज थे वो बढ़ रहे थे, और कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस के द्वारा लॉकडाउन को, नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाया गया और लगातार जांचें कराई गई, जिसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोरोना की जो संक्रमित थे उनकी संख्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महज 80 लोग यहाँ पर बांदा जनपद इन दिनों कोरोना संक्रमित हैं। तो यहाँ पर बांदा में जो है बांदा को खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए यहाँ पर दुकानें खुलेंगी। शनिवार और रविवार यहाँ पर बंदी रहेगी। तो पहले भी प्रभावी बनाई थी पुलिस प्रशासन, अभी भी प्रभावी इसको बनाया जाएगा, और यहाँ पर यही इसलिए ये हालात है कि इस समय बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जिन जिलों में छूट मिली है क्योंकि वहां पर मामले कम हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मामले इसी तरह से बने रहे, छूट आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज लखनऊ आएंगे। दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बैठक होने वाली है। इसके बाद दोनों नेता बैठकों का 2-3 दौर और चलाएंगे, जो सियासी उलटफेर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में कहीं भी हो सकता है और इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक ले सकते हैं। यह फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा, जिस पर आगे का फैसला दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे। वैसे बीजेपी के अंदर 2022 चुनाव को देखते हुए हलचल होने लगी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक क्या क्या किया है वो भी बताते हैं। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल और दत्तात्रेय हसबोले बैठक कर उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। जबकि लखनऊ में राधा मोहन सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह बैठक कर चुके हैं। खबर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह जल्द ही लखनऊ का दौरा करने वाले हैं और आगे हर महीने लखनऊ जाने का प्लान भी कर चुके हैं। इन तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बीच गवर्नर हाउस में राज्यपाल से भी एक मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि आज राधा मोहन सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ का दौरा करने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत साफ है, बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारियां अब तेज कर दी हैं। और सीएम योगी ने ट्वीट कर अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक और समृद्धि के लिए आजीवन समर्पित रहने वाली प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति, महान वीरांगना और कुशल शासक रानी अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और कुएं तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस कुएं का इतिहास आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये कुआं कोई आम कुआं नहीं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुआं सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये कुआं जालौन के मधोगढ़ तहसील के जगम्मनपुर के एक किले में है। 450 साल पुराना ये कुआं इतिहास की कहानी को दोहराता है, ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पास में कनार राज हुआ करता था पहले। कनार राज्य बड़ा ऐतिहासिक राज्य है। इसका इटावा से लेकर बांदा तक राजधानी इसकी मानी जाती है। ऐसा जो इतिहास यहाँ पर उपलब्ध है उसमें इस तरह से बताया गया है। एक बार जब बाबर से युद्ध हुआ तो बाबर से युद्ध में उन्होंने कनार राज्य के जो बड़ा किला था उसको तोड़ दिया। तो उसके 2-3 जो उनके परिजन थे, राजाओं के भाई बेटे वगैरह थे, उन्होंने अलग अलग स्थानों पर किला बनाया। तो जगम्मनपुर में उन्होंने किला बनाया। इस कुएं की कहानी चौंकाने वाली है। कुआं किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि इस कुएं का निर्माण एक दिव्य ऋषि ने किया था। जानकार बताते हैं 450 वर्ष पहले जगम्मन देव के राजमहल का निर्माण हो रहा था। उस दौरान राजा के अनुरोध पर गोस्वामी तुलसीदास पधारे। राजा ने तुलसीदास से कुएं के लिए स्थान चयन का आग्रह किया, लेकिन कुआं खोदने पर भी पानी नहीं निकला। फिर तुलसीदास के आग्रह पर सिद्ध संत श्री मुकुंदवन पधारे। ऋषि मुकुंदवन ने अपना कमंडल निकाला और उससे जलधारा प्रकट हो गई। तो मैंने बुजुर्गों से सुना है करीब 1600 शताब्दी में ये कुआं का निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ तो इसका जो है तब से आज तक इसका वो चल रहा है। पानी वगैरह इसमें कभी टूटता नहीं है। 450 साल बाद भी वर्तमान में कुआं यहाँ के लोगों की प्यास बुझा रहा है। हालांकि इससे जुड़े इतिहास को सिर्फ चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इससे जुड़ा राजा महाराजाओं का अध्याय सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ के लोगों की ऐसी धारणा है कि इस कुएं के जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति तक हो जाती है। इस कुएं का एक पन्ना राजवंशियों के शासनकाल को भी दर्शाता है। जब ये किला का निर्माण हुआ है उसी समय इस कुएं का निर्माण, सागर का निर्माण हुआ, तो इसमें पानी नहीं निकला। तो जिस समय तुलसीदास जी आए हैं उसी समय बाबा साहब महाराज को ले जाके वहाँ इनके सागर से कमंडल से जल उसमें डाला गया, तभी से ये अथाह कुआं हो गया है।
सागर, उसी तभी से इसका नाम सागर पड़ गया और वहाँ नहाने से लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। ये कुआं सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि इस कुएं के पानी से स्थानीय किसान अपने खेतों की सिंचाई तक करते हैं। शायद इसीलिए इस दिव्य कुएं का नाम सागर है। जालौन से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।